ये सारे ही रेपिस्ट थे और इन्होंने सारों ने जबरदस्ती हिंदूज को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया है। एंड द सेकंड थिंग, मुगल्स मारते थे धर्म को देखकर, ब्रिटिशर्स धर्म को देखकर नहीं मारते थे। अकबर का देखो, पता नहीं इस कुत्ते को हमारी हिस्ट्री बुक्स में देवता क्यों दिखाया गया है। तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा पार्टीशन करने का फायदा क्या हुआ, जब आज भी हमारी वही खून बहने की नौबत आ रही है। बट इस कुत्ते के बीच ने उस टाइम कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए थे कि हमारा देश आज तक सफर कर रहा है। आई डोंट नो, इतना दर्द देना किसी को, इनको अल्लाह के कितना करीब ले जाता होगा। This is India, right? No, this is India. अब कहने को तो इस देश में सभी कास्ट, सभी रिलीजन्स इक्वल हैं, बट फिर भी हमें इसमें दरारें देखने को क्यों मिल रही हैं? अप्रेंटिस के तहत इन जो ये आरोपी हैं इन्होंने कुछ और लड़कियों के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया होगा। हालांकि आज़ादी के 70 साल बाद आखिर क्यों आज भी लोग हमारे देश में कई जगह घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं? जब 1947 में हमने अपने देश का एक हिस्सा इस पीसफुल कम्युनिटी को दे दिया था, फिर आज भी ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्या ये भारत को तोड़ने की साजिश सच में बाहर वालों की थी या हमने घर में सांप पाल रखे थे? क्योंकि तो आप भी जानते हो जो आजकल हमारे देश में कम्युनल वॉर्स और कंट्री वॉर्स हो रही हैं, इनकी सिर्फ एक ही वजह है, उस समय के लीडर्स के कुछ उठाए गए गलत कदम। एंड ये तो इतिहास भी कहता है भाई, वक्त बदलता है, इंसान बदलता है, पर धोखे की गंध हमेशा एक जैसी रहती। आज के वक्त में हर कोई जानता है कि भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। बट क्या आप में से किसी ने ये सोचा है कि आखिर इस देश को आज़ाद होने की नौबत ही क्यों आई? जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसी देश को लोगों को कुत्ते से कंपेयर क्यों करा जा रहा है? आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, एंड इन 70 सालों में 14 पीएम्स चेंज हुए हैं, एंड इन पीएम्स में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर उंगलियां ना उठी हों। बट ऐसा हो कैसे सकता है? बिकॉज इनको सिलेक्ट करता कौन है? हम लोग। तो इवेंचुअली जो उनकी हरकतों से देश को नुकसान हो रहा है, सो उसके जिम्मेदार हम ही तो हुए। बिकॉज इस देश में वो होता है जो स्ट्रॉन्ग पार्टीज करती हैं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। एंड स्ट्रॉन्ग पार्टीज वो करती हैं जो जनता चाहती है, एंड जनता क्या चाहती है? जो उसको चाहने पर मजबूर किया जाता है। अल्लाह कह रहे हैं मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए? स्पेशल जन्नतियों के लिए, जो यहाँ कुर्बानियाँ देंगे। हमेशा के लिए कंवारी बनाया अल्लाह ने उनको। That means if you can influence the people, so you can influence the world. So आज मैं आपको इसी डॉक्यूमेंट्री में यही एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया की हालत आखिर हुई कैसे। बिकॉज जो कहानियाँ हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है, उसके हिसाब से इंडिया की हालत आज ये तो नहीं होनी चाहिए थी। तो चलते हैं सीधा 5-4 साल पहले और देखते हैं इंडिया का असली डाउनफॉल आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। साल 1519, मुगल एम्पायर का पहला दरिंदा बाबर भारत में एंटर करता है, एंड एंटर करते ही कुछ दिनों बाद पंजाब के बजोरो और बहरा में अटैक कर देता है। एंड बजोरो और बहरा में सुअर ने 2000 हॉर्समैन को लेकर अटैक किया था। 2000 हॉर्समैन है, एंड ये एरियाज आज दोनों ही पाकिस्तान के अंदर आते हैं। सो इस एरिया को कैप्चर करने के बाद इसके सिर पे खून चढ़ गया, और फिर 1519 से लेकर 1524 तक इसने दबाकर पंजाब रीजन में अटैक मचाए हैं। इन 5 साल में इसने कई एरियाज कैप्चर किए, जैसे पेशावर, सियालकोट, सैयदपुर, लाहौर, जालंधर, तोप और दीपालपुर। और 1524 में इसने पूरे पंजाब रीजन पर कब्जा कर लिया था। और फिर इन्होंने 1526 में अटैक किया पानीपत पर, और उस टाइम पानीपत इब्राहिम लोडी के अंडर था। एंड इब्राहिम लोडी को उन्होंने अपनी छोटी सी लेकिन स्मार्ट सेना की मदद से 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। एंड यहीं इसी मोमेंट पर इब्राहिम लोडी का एम्पायर यानी कि लोडी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। एंड यहीं से शुरू होता है भारत का दुर्भाग्य, द मुगल एम्पायर। अब पानीपत के बाद इसने दिल्ली और आगरा को भी एक्वायर कर लिया। अब बाबर रहने तो आगरा में लगा, लेकिन इसको आगरा पसंद ही नहीं था, क्योंकि इसको पहाड़ी और ठंडे इलाके पसंद थे, और इसके हिसाब से आगरा सुंदर भी नहीं था और गर्म भी था। तो इसीलिए सुअर ने अपने कंफर्ट के लिए यहाँ पर बिल्डिंग्स और गार्डन्स बनवाए, जैसे कि बाग-ए-गुलफशन, बाग-ए-ज़रफ़शान, बाग-ए-हश्त-बिश्त। एंड इन सब एरियाज को एक्वायर करने के बाद जो उसने दरिंदगी मचाई है ना भारत में, भाई उसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। बिकॉज श्री गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म के गुरु हैं, तो उन्होंने इसकी दरिंदगी अपनी आंखों से देखी है, और वो अपने ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं
कि सैयदपुर जो आज अमीनाबाद के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में आता है, यहाँ की औरतों के हालात बहुत ही खराब थे, क्योंकि यहाँ बाबर के सैनिक जो थे वो यहाँ पर औरतों का टॉर्चर, रेप और मर्डर तक कर रहे थे। यहाँ तक कि हालात इतने खराब थे कि ये लोग लोकल मुस्लिम वुमेन को भी नहीं छोड़ रहे थे। मतलब उनके बाल काटे जा रहे थे, उन्हीं के पति को उन्हीं के सामने मारा जा रहा था, और इनके अलावा बहुत ही दर्दनाक चीजें की गई। और इनका एक शौक और था, अपने दुश्मनों की खोपड़ियों का टावर बनाना। जी हाँ, एक्चुअल में जो बाबर के पूर्वज था तैमूर, उसका एक रिवाज था, जितने दुश्मन हराए उनकी मुंडी टावर पर टांग देनी, स्पेशली हिंदूज की। एंड जैसे जैसे इनके मर्डर्स की मात्रा बढ़ती रहती, वैसे वैसे टावर पर खोपड़ियों की मात्रा भी बढ़ती रहती। एंड ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोगों की आंखों में इनका खौफ बना रहे, कोई भी दुश्मन इन पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। एंड अगर आज के नैरेटिव के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ एक एविडेंस था हिंदुओं पर अत्याचार करने का। ये दिखा रहे थे कि हिंदुओं के औकात क्या है हमारे सामने। दिल्ली और आगरा को एक्वायर करने के बाद उनका प्लान था पूरे भारत को एक्वायर करना। पर आप ये सोचिए ना, इस उज़्बेकिस्तानी कुत्ते की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये भारत में घुस गया, और घुसने के बाद इसने इतनी गंद मचा दी। बट क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुत्ता कितना खतरनाक क्यों ना हो, अगर गेट खुले ना हो तो वो अंदर नहीं घुस सकता। ऐसा ही यहाँ पे सीन था। ये अंदर घुसा नहीं था, बल्कि इसको इनवाइट किया गया था। एंड इनको इनवाइट किया था दौलत खान लोडी ने, और दौलत खान उस वक्त का गवर्नर था लाहौर का, और दिल्ली पर उस टाइम राज था इब्राहिम लोडी का। और दौलत खान इब्राहिम लोडी से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि इनके हिसाब से इब्राहिम लोडी का रूल करने का तरीका बिल्कुल गलत था। इनको डर था इब्राहिम किसी दिन इनका ही पत्ता काट देगा और इनकी ही पोजीशन छीन लेगा। अब खुद में तो दौलत खान में इतना गुद्दा नहीं था कि इब्राहिम लोडी को उसके गद्दी से उतार दे। सो इसीलिए इन्होंने बाबर को उज़्बेकिस्तान से इन्वाइट किया, बिकॉज ऑब्वियसली बाबर के पास एक अच्छी बड़ी आर्मी थी। एंड इसको उम्मीद थी अगर बाबर एक्वायर करेगा यहाँ पे दिल्ली को, सो इसको रिवॉर्ड में एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। एंड सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो ये भी पता लगाया गया है कि इनको ये उम्मीद थी कि बाबर आएगा, एक्वायर करेगा और फिर ऐसे ही छोड़ देगा कि लो अब इसको तुम संभालो, मेरे को तो और भी एरिया एक्वायर करने हैं। लेकिन हुआ इससे थोड़ा सा अलग। बाबर आया, इब्राहिम को मारा, एक्वायर किया, एंड फिर वो यहाँ से कभी गया ही नहीं, बल्कि उसने ही अपने मॉस्क और बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया कि वो भी यहीं रहेगा और यहीं से ही सारी स्ट्रेटजीज तैयार करेगा। और ये था दौलत साहब के मुंह पर एक सच्चाई का तमाचा, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता होता है भाई, कितना ही खिला लो, टाइम आने पर काटने में देर नहीं लगाएगा। अब जब इनको दिखा के भाई बाबर तो दिल्ली और आगरा को छोड़ ही नहीं रहा है, मतलब इनका पत्ता कटने पर है, तो फिर ये जाकर महाराज राणा संघा से मिल गई, जो कि उस वक्त मेवाड़ के राजा थे। बट यार ये बाबर था भाई, ये सुअर था, इससे क्या ही बचते। बस फिर बाबर ने मेवाड़ पर भी अटैक कर दिया, और जब इसने अटैक किया तो इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर के बाद बाबर ने दौलत खान लोडी को अपने कस्टडी में ले लिया। और पता है क्यों? 3-4 दिन बाद दौलत खान की मौत हो गई। अब बाबर के शासन के बाद कई और मुगल शासक आए, जैसे कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और भी पता नहीं कितने, आप पढ़ सकते हो नाम इसकी स्क्रीन पर। अब जितने भी सुअरों का नाम आपने स्क्रीन पर पढ़ा, कसम से इनमें से एक भी सुअर ढंग का नहीं था, एक भी। ये सारे के सारे दरिंदे थे, ये सारे ही रेपिस्ट थे, और इन्होंने सारों ने जबरदस्ती हिंदूज को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया है। अब चाहे आप शाहजहां ले लो, औरंगजेब ले लो, हुमायूं ले लो, अकबर ले लो, भाई सबको ले लो, सभी ने कन्वर्ट कराए हैं। अब अकबर का देखो, पता नहीं इस कुत्ते को हमारे हिस्ट्री बुक्स में देवता की दिखाया गया है। मुझे अब भी याद है जब मैं 10th क्लास में था, तो मैडम पढ़ा रही हैं कि बेटा अकबर ने ये किया, औरंगजेब ने ये किया। भाई एक नंबर के दरिंदे थे ये लोग। आखिर क्या हो क्या गया है भाई यहाँ के राइटर्स को? इस अकबर सुअर के बीच ने इतनी हत्याएं कराई है ना कि भाई किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। एंड जितने का अंदाज़ा है उतने में सुनने में रूह कांप जाएगी। जैसे कि 1568 में चित्तौड़गढ़ की जीत, जैसे कि आपको पता ही होगा राजस्थान में पहले राजपूतों का कितना बड़ा दबदबा था। एंड टू बी ऑनेस्ट वो लोग डिजर्व भी करते थे, उन्होंने करा है इंडिया के लिए इतना। सो 1568 में चित्तौड़गढ़ में अकबर की सेना पहुंचती है, एंड उस समय वहाँ के राजा थे राणा उदय सिंह सेकंड। सो अकबर ने उनके फोर्ट की बहुत लंबे समय से घेराबंदी कर रखी थी, एंड एक दिन वो उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर जाता है, एंड फिर इनकी वॉर होती है। एंड इस वॉर में एटलीस्ट 30,000 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग लोकल सिटीजन्स। एंड ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, इसने पता नहीं कितने ही और फालतू में कत्ल किए हैं, जैसे कि सीज ऑफ रातंबोर, गुजरात कैंपेन। और इसका एक और अजीब रूल था, अगर किसी राजा को इससे संबंध अच्छे बनाने हैं अपने, तो उसको अपनी बेटी इसको देनी पड़ेगी, यानी कि उसको अपनी बेटी से इसको शादी करवानी पड़ेगी ज़बरदस्ती, नो मैटर उसकी एज क्या है, उसकी चॉइस क्या है। अगर आपको अपना राज्य सुरक्षित रखना है तो आपको अपनी बेटी के बलिदान देना पड़ेगा अकबर के हाथों। एंड इसने पता नहीं कितने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया है, और जो नहीं बने उनके सर कलम करती है। भाई यकीन करो बहुत टॉक्सिक थे ये मुगल्स। जितना मैंने आपको बताया ये तो शायद 1% भी ना हो जो रियलिटी में हुआ है। बिकॉज अगर हम लोगों ने पूरा जान लिया तो ताजमहल को ढाने का मन कर जाएगा, इतनी दरिंदगी थी इसके अंदर। एंड बिफोर एंटरिंग द चैप्टर 2 आई एम टेलिंग यू
that Britishers are much better than Mughals. Are much better than Mughals. Mark my words. सो ब्रिटिशर्स की पहली एंट्री होती है 24 अगस्त 1608 में गुजरात के शहर सूरत में। एंड इनके एंट्री का बहुत सिंपल सा रीजन था, व्यापार। एंड इसी रीजन की वजह से स्पेशली 1600 में फॉर्म हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इनका मेन गोल था इंडिया में जो टेक्सटाइल्स थे, इंडिया में जो स्पाइसेस थे, उनको ट्रेड करना, बिकॉज यहाँ की क्वालिटी अनबीटेबल थी। और ये कम्पीट करना चाहते थे बिग यूरोपियन पावर्स लाइक पोर्तुगीज एंड डच, जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे इंडिया के साथ। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा टू आस्क फॉर द परमिशन फॉर ट्रेड फ्रॉम जहांगीर, जो कि उस वक्त के गुजरात के मुगल एम्परर थे। एंड इसी की वजह से पोर्तुगीज की तरफ से इनको रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ा, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी पोर्तुगीज ने अपने पैर जमा रखे थे। और भाई जिसका ऑलरेडी इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो बिजनेस में, उसको दिक्कत तो होगी ना जब कोई कॉम्पिटेंट आएगा। बट ब्रिटिशर्स को जो असली ब्रेक थ्रू मिला वो मिला 1612 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज के बीच में एक वार हुई, जो कि भले ही सिर्फ एक दिन चला, यानी 29 नवंबर 1612 से लेके 30 नवंबर 1612 तक। बट इस बैटल में पुर्तगीज हार जाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे खासे लॉस के साथ। एंड फिर इसी घटना के ऊपर इसका नाम पड़ता है बैटल ऑफ स्वाली, जिसमें स्वाली का मतलब सुवाली से है। एंड ये एक विलेज पड़ता है सूरत के पास। एंड बैटल इसके समुद्र के किनारे पर लड़ी गई थी। सो बैटल जीतने के बाद मुगल्स काफ़ी इनसे इम्प्रेस हो गए। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ये तो वही वाली बात हो गई, जब गिरडे की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भगता है। सेम ऐसे यहाँ हुआ। एनीवेज देन 1613 में इनको ऑफिशियल ट्रेडिंग राइट्स मिल गई गुजरात के अंदर, कि भाई अब ये बिजनेस कर सकते हैं इंडिया के। एंड फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कनेक्शन इतने अच्छे कर लिए इंडिया के अंदर कि 1615 आते आते इनको ऑफिशियल फरमान भी मिल गया उस टाइम के करंट एम्परर शाहजहां से। एंड देन यहाँ से इनको पावर मिलनी चालू हो गई थी, यहाँ से इनके पैर जमने चालू हो गए थे इंडिया में। मतलब कि इनको परमिशन मिल चुकी थी कि ये इंडिया में अपनी ऑफिशियल ट्रेडिंग पोस्ट खोल सकते हैं एंड गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया के बाहर। एंड फिर इन्होंने अपनी पहली पोस्ट खोली भी सूरत के अंदर ही। एंड फिर ये अपना एम्पायर फैलाते चले गए। एंड इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में ही इस्टेब्लिश कर ली थी, वही ऑफिशियल फरमान मिलने के बाद ही। एंड देन कुछ डेकेड्स बाद इन्होंने अपना कहीं और जगह एक्सपेंशन किया, जैसे कि 1639 में मद्रास में फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, देन 1668 में मुंबई में, एंड एट द एंड 1690 में कलकत्ता में की। तो कुल मिला के साल 1700 के आते आते इनका बेस काफ़ी मजबूत हो चुका था इंडिया में, बिकॉज अब इनके पास अपनी फैक्ट्रीज थी, अपने एरियाज थे, एंड ये रिवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट कर रहे थे। सो मनी पावर भी थी ही इनके हाथ में। अब इनको पहली अपॉर्चुनिटी और यू कैन से पहला ब्रीच इनको मिला 1707 में, जब ये औरंगजेब 72 हुरों के पास पहुंच गया, जो कि बहुत ही बढ़िया हुआ था। बट ये बहुत ही लेट मरा, क्योंकि इंडियंसों को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। एनीवेज सो औरंगजेब के 4 बेटे थे, अज़ाम शाह, बहादुर शाह, काम बख्श एंड मोहम्मद अजीम। बट इनमें से किसी को भी आर्मी का और नोबल्स का सपोर्ट नहीं मिला, ये भी साले कुत्ते की मौत ही मर गए। पर असली दिक्कतें चालू होती हैं 1739 में, जब मुगल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनने लगा, जब इन पे एक्सटर्नल इन्वेजन चालू हो गए। जैसे कि 1739 में नदीर शाह का दिल्ली पे अटैक, एंड इस अटैक ने मुगल्स पर काफ़ी अच्छी चोट मारी थी। इस नदीर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो इसने बहुत सारी जानें ली और कई इमारतों को बर्बाद कर दिया, मतलब फाइनेंशियल लॉस भी खोप दिया। और फिर वहाँ का खजाना लूटकर पर्शिया को निकल गया। और इस टाइम तक आते आते और रीजनल पावर्स भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी, जैसे ये मराठा, सिख्स और राजपूत ने भी पावर रीगेन करनी चालू कर दी थी। अब यही देखा था कि ब्रिटिशर्स ने एक नया प्लान चालू कर दिया, क्योंकि इनको पता था अब ये मुगल्स वीक हैं एंड इन लोगों के बीच में फटाव भी बहुत आ चुका था। सो इन लोगों ने क्या करा, जो बंगाल्स के उस टाइम टॉप एलाइट्स थे, मतलब टॉप अमीर लोग बंगाल के, इन्होंने उन लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे हाथ मिला लिया। एक्चुअली में बात क्या थी, उस टाइम बंगाल पर राज था नवाब सिराज उद दौला का, एंड ये उस वक्त का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था। इसके पूरे रीजन पर कब्जा था एंड ये टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट करता था। एंड मेन थिंग इज, जो बंगाल के एलाइट्स थे उनके इससे रिलेशंस अच्छे नहीं थे, उनको पसंद नहीं था इसका रूल, बिकॉज कई बार तो इनकी आपस में बनती नहीं थी। ये भी एक तरफ बंगाल के टॉप स्ट्रॉन्ग इंसान और एक तरफ बंगाल का राजा, सो इनके आपस में बनती नहीं थी, बिकॉज बिजनेस में इनकी दिक्कत आती थी। और कई बार ये राजा को ही मैनिपुलेट करते थे कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, इसमें हमारा नुकसान नहीं है वगैरह। बट राजा तब भी इनकी बात नहीं मानता था। सो फिर ये सब गद्दी से उतार फेंकने की ट्राई करते थे, उसको रिप्लेस करने की ट्राई करते थे, बिकॉज पावर तो थी इन लोगों के पास जब पैसा था बंगाल का। बट समहाउ दे कुड नॉट रिप्लेस हिम। भाई राजा था वो, नहीं हो पाया इनसे। एंड यही सेम चीज़ ब्रिटिशर्स ने नोटिस कर ली कि भाई इन दोनों के बीच में फटाव चल रहा है, यहाँ पर अगर हम घुस गए तो बहुत इजीली पावर गेन मिल जाएगा। एंड वो बंगाल के एलाइट्स भी इनको पैसा कमाने का रास्ता समझते थे कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स हैं, ये अच्छा खासा बिजनेस करेंगे हम लोगों से। सो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई इनसे हाथ मिलाने में। बट होल्ड अप फॉर अ मिनट, क्या आपने कुछ नोटिस किया? हमारे बड़े हमेशा कहते आए हैं कि बेटा दुश्मन तो सिर्फ चाल चलता है,
धोखा तो हमेशा अपने देते हैं। एंड यहाँ पर यही हुआ। ये ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने चाल चल रहे थे, लेकिन जो धोखा दे रहे थे वो खुद के एलाइट्स, खुद के बंगाल के एलाइट्स अपने राजा को धोखा दे रहे थे। बिकॉज अगर आप सपोलो को अपने घर में रखोगे तो एट द एंड वो आकर आपको ही डिसेंगे। एंड यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही लोगों का गठबंधन हुआ, ब्रिटिशर्स ने इंस्टेंटली रूलर के खिलाफ एक्शन ले लिया और 1757 में वार स्टार्ट कर दी। एंड गेस व्हाट, उस टाइम इनके पास टोटल 3000 ट्रूप्स थे। उनमें से 2200 ट्रूप्स इंडियन थे और 800 ट्रूप्स ब्रिटिशर्स थे। देख रहे हो, मतलब दूसरे के देश में आना, फिर उसी के ट्रूप से उसी के राजा पर हमला करवा देना, कितने दिमाग का खेल है। एंड ये 2200 ट्रूप्स थे, ये थे मीर जाफर की, जो कि उस टाइम के बंगाल के एक नोबल मैन थे और नवाब सिराजुद्दौला के सबसे बड़े अपोनेंट भी। और आप आयरनी देखो, नवाब के पास उस टाइम 50,000 ट्रूप्स थे एंड उसके बावजूद भी ये हार गया। सोचो कितनी तगड़ी स्ट्रेटजी लड़ाई होगी इन ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि कोई इनको सिंपल वे में बीट कर ही नहीं सकता था। बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच थी इनकी। हाउएवर, अब वार जीतने के बाद मीर जाफर उस टाइम का बंगाल का रूलर बन गया था एंड इस घटना का नाम पड़ा बैटल ऑफ प्लेसी। बट इन रियलिटी मीर जाफर वाज नॉट अ किंग। ये राजा था ही नहीं, ये सिर्फ एक कठपुतली था अंग्रेजों की। ये सिर्फ उनके इशारों पर नाचता था, क्योंकि इसको पता था जिस तरह इन्होंने नवाब सिराज को उतारा था, ऐसे ये इसको भी उतार सकते हैं। सो इनकी हाँ में हाँ करने में ही भलाई है। एंड इसी बैटल से इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया एंड फिर बंगाल में इनकी पावर बढ़ती चली गई। जो भी आसपास के रूलर्स थे फिर वो ब्रिटिशर्स को ओबे करने लगे। एंड जिस टैक्टिक से इन्होंने बंगाल में विजय पाई, मतलब आसपास में फाड़ डालकर बीच में खुद घुस जाना, इस टैक्टिक को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। एंड सिर्फ डिवाइड एंड रूल ही नहीं, इन्होंने और भी कई टैक्टिक्स अपनाई हैं, जैसे कि कल्चरल एसिमिलेशन, कोऑपरेशन, प्रोपेगेंडा एंड मीडिया कंट्रोल। एंड फिर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी कर ली थी। इस टाइम ये पूरे हवा पर आ चुके थे। एंड फिर 1764 में इन्होंने एक और जंग छेड़ दी, जो कि घटित हुई बुक्सार में। एंड इस वॉर के कैप्टन थे मुनरो। एंड इन ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक थी, इन्होंने बैटल ऑफ बुक्सार में मीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड, इन 3 राजाओं के गठबंधन को तोड़कर विक्ट्री हासिल कर ली। एंड फिर से ही 1 साल बाद 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स, जिसको दीवानी भी बोलते हैं, वो भी हासिल कर लिए। अब देखो 1608 में इनकी एंट्री हुई और 1765 तक आते आते इन लोगों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। यानी मात्र 157 सालों पे इतना तगड़ा एक्विजिशन, कमाल की बात है भाई। और फिर आने वाले 40 सालों में इन्होंने और भी कब्जे किए, और भी एरियाज को कैप्चर किया एंड और भी तगड़ी क्रूएल्टी मचाई है। अब देखो ना, 1613 से लोग इनको सह रहे थे और सहते सहते 1857 में पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। लेकिन 1857 में जो पहले आज़ादी को लेकर लड़ाई हुई थी, इसको देखकर ब्रिटिशर्स की अकल ठिकाने आ गई थी। फिर इनको दिख गया था कि ये मामला गंभीर है, यहाँ के लोग सीरियसली ले रहे हैं इस चीज़ को। फिर इन्होंने सारे पपेट्स जो थे इनके, वो सबको रिमूव कर दिया और हर जगह अपना ही राज लगा लिया। मतलब कि सारा कंट्रोल अब खुद के हाथों में ले लिया, अब नो पपेट्स। 1857 के बाद इन्होंने कास्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी चालू कर दिया हिंदू और मुस्लिम के बीच, ताकि लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहें, डिवाइडेड रहें और पावर बन ना पाए एंड इनका राज चलता रहे। विलियम वाइबर फोर्स, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। वैसे तो ये स्लेवरी के खिलाफ थे, बट पता नहीं क्यों इनको हिंदू धर्म से बड़ी चिढ़ थी और इनका कहना था कि हिंदू धर्म स्लेवरी से भी बुरा है। एंड यही सेम थॉट्स और ब्रिटिशर्स के भी थे। इन्होंने इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़ चालू कर दी और इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैलाने लगे, ताकि हिंदुओं में इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाए। एंड मुझे नहीं पता ये ब्रिटिशर्स किस कुतिया की पैदाइश थे, पता नहीं इनकी माओ ने कहाँ जाकर गंदी जगह संबंध बनाए थे अपने कि जो ये पैदा हुए। मतलब इन्होंने भारत में आकर इतनी गंदी हरकतें करी हैं कि जिनको सुनकर आप दंग रह जाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1857 में पहली जंग हुई थी आज़ादी को लेकर। एंड आपको पता है उसका कारण क्या था? इनफील्ड राइफल इंसिडेंट। अब इसमें क्या हुआ, जो राइफल्स ब्रिटिशर्स नॉर्मली यूज़ करते थे, सो इनकी ग्रीजिंग के लिए इन्होंने ग्रीस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गाय और सूअरों के मीट का प्रयोग किया। अब हिंदू कम्युनिटी गाय को पूजती है और मुस्लिम कम्युनिटी सूअर को गंदा मानती है। सो कुल मिला के इन दोनों रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ एंड ऐसे ही इनके बीच में टेंशन्स बढ़ती चली गई और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले गए। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रिटिशर्स ने सारा काम बेकार किया, कुछ काम इनके अच्छे भी थे। लाइक 50 मिलियन यूरोस लगाकर रेलवे लाइन बनाई एंड टेलीग्राफ लिंक्स लगाए, ताकि मेजर सिटीज़ आपस में कनेक्ट हो पाएँ। एंड हाँ, ये फैसिलिटीज़ इंडियंस के लिए नहीं थी, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के टॉप ऑफिसर्स के लिए थी। बट कुछ भी कहो, इंडिया में टेक्नोलॉजी तो आ ही गई थी। बट ओवरऑल देखा जाए, ये हमारे देश का नाश करने ही आए थे और नाश ही कर रहे थे। 1876 से लेकर 1878 तक बहुत ही बड़ी भुखमरी फैली थी इंडिया में, जिसको लोग द ग्रेट फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। देखो, इस केस में सिचुएशन तो बेकार थी ही एंड इस दौरान काफ़ी जगह पर फसल ही नहीं हुई थी, बिकॉज सूखा काफ़ी पड़ रहा था। बट ब्रिटिशर्स की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से
हालात और बिगड़ गए एंड धीरे धीरे इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबल्स बढ़ते जा रहे थे। लोगों के अंदर आग बढ़ती जा रही थी एंड फिर 28 दिसंबर 1885 में 70 लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका सिर्फ एक ही गोल था, ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाओ। एंड ये पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, ये वही पार्टी थी जो आगे जाकर भारत पर राज करने वाली थी और इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म करने वाली थी। एंड इस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने उमेश सुंदर बनर्जी एंड इन्होंने आवाज उठाई और क्लेम किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसा खाली कर रहे हैं। एंड ऐसे ही रेबल्स उठते गए और ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच टेंशंस इंक्रीज होती चली गई। फिर 1906 में एक पार्टी और बनी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एंड इसकी क्रिएट होने का रीजन था कि मुस्लिम कम्युनिटी चाहती थी कि ये अपने अलग रिप्रेजेंटेटिव को वोट दें, मतलब ये अपना अलग ही एक मुस्लिम लीडर बनाना चाह रहे थे। बिकॉज ये माइनॉरिटी में थे, सो इनको डर था कि अगर हम हिंदुओं के साथ वोट देंगे तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा एंड हमारी मेहनत, हमारी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। एंड इस चीज ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में टेंशंस और बढ़ा दी। अब 1915 में हमारे महान बापू महात्मा गांधी जी की भी एंट्री इंडिया में हो गई थी एंड इन्होंने भी आते ही इंडिया में काफी सारे मूवमेंट्स लॉन्च कर दिए, जैसे कि सत्याग्रह, चंपारण, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि महात्मा गांधी का कुछ हाथ नहीं है इंडिपेंडेंस में, हाथ है, बट इस कुत्ते के बीच ने उस टाइम कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए थे कि हमारा देश आज तक सफर कर रहा है। एनीवेज, अब इंडिया में लोगों को आज़ादी पाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। दिन पर दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे, मूवमेंट्स हो रहे थे, इंडियंस का एग्रेशन ब्रिटिशर्स को लेकर बढ़ता ही जा रहा था। कई केस में तो ब्रिटिश पुलिस को जनता ने पीटना भी चालू कर दिया था। अब ये सब देखते भाई ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये तो हम पे हावी हो रहे हैं एंड इसीलिए इन्होंने 1919 में राउलेट एक्ट पास कर दिया। एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको जेल में डाल सकती है बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल, मतलब कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने बोल दिया आप दोषी हो तो मतलब आप दोषी हो, डायरेक्ट जेल। अब इस एक्ट को देखकर पूरे देश में गुस्सा फैल गया, बिकॉज दिख रहा था कि भाई ये तो हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। एंड इसे रोकने के लिए, इसके लिए अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए कुछ लोगों ने 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के एक गार्डन में बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया, अपना गुस्सा दिखाने के लिए और अपने आज़ादी का हक मांगने के लिए। मतलब कि सारे लोग निहत्थे थे बेचारे और कोई लड़ाई के विचार से नहीं आया था उस टाइम। एंड फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल रेनाल्ड डायर अपने साथ कुछ ब्रिटिश ट्रूप्स को लेकर आते हैं एंड उस गार्डन में पहुंचते ही सारे एग्जिट्स को क्लोज कर देते हैं एंड ऑर्डर दे देते हैं बिना किसी वार्निंग के ओपन फायरिंग का। ये भाई अंधाधुंध गोलियां चलाओ, कोई भी बचना नहीं चाहिए। कसम से वो इतना दर्दनाक मंजर था कि इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 10 मिनट तक लगातार फायरिंग चली है, लगातार, और 400 के आसपास लोग मारे गए थे और 1000 के आसपास लोग घायल हुए थे। मतलब सारे एग्जिट्स बंद थे, बेचारे बंदे भाग भी नहीं पा रहे थे एंड जो बेचारे बंदे दीवार कूद रहे थे उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। एंड इस जनरल का मानना था कि ये कांड करने से इंडियंस की जो आज़ादी की आग थी वो ठंडी पड़ जाएगी, ये शांत बैठ जाएंगे। बट हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। बट इस वाले इंसिडेंट के बाद लोगों के दिल में तूफान सा ही मच गया था कि भाई मतलब मरना तो ऐसे भी है, इससे बढ़िया इनको ख़त्म करके ही मरा जाए। अब 1925 तक आते आते बहुत ही ज़्यादा टेंशन स्टार्ट हो चुकी थी एंड भारत की जनता का खून उबलता जा रहा था। मतलब आग लगी हुई थी लोगों के सीनों में, आज़ादी की तलब बढ़ती जा रही। एंड इसी आग में घी डालने का काम करा भगत सिंह जी की हत्या ने। जी हाँ, जब भगत सिंह जी के साथ 2 और वीर जवानों को फांसी लगा दी गई थी एंड इन 2 वीरों का नाम था सुखदेवन थापर और शिवराम राजगुरु। ये भी भगत सिंह जी के साथ ही थे। बट इन लोगों को फांसी मिली ही क्यों आखिर, बताता हूँ। एक्चुअली जो लाला लाजपत राय थे वो बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे एंड उनकी 17 नवंबर 1928 को डेथ हो जाती है ड्यू टू इंजरीज ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन लॉ। एंड इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने इनको पर काफ़ी ज़्यादा हैवी लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद ये हैवीली इंजर्ड हो गए एंड इवेंचुअली उसके बाद इनकी डेथ हो गई। एंड इसी चीज़ का बदला लेने के लिए और देश में क्रांति लाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवाराम राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 में उस टाइम के पुलिस के सुपर इंटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि इस बार हद कुछ ज़्यादा हो गई थी। बट एक गड़बड़ हो जाती है, ये गलती से इनके असिस्टेंट सुपर इंटेंडेंट को मार देते हैं एंड जब इनको पता लगता है कि ये इन्होंने गलत आदमी को मार दिया है तो फिर भगत सिंह फरार हो जाते हैं एंड फिर ये कोलकाता में अपना भेष बदलकर रहने लगते हैं। अब 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और बाटकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जाकर प्रोटेस्ट कर दिया। मतलब इन्होंने बॉम्बिंग कर दी पूरी बिल्डिंग में और ये बॉम्बिंग करते हुए एक ही स्लोगन बोल रहे थे कि भैरों को सुनाओ, भैरों को सुनाओ। और बॉम्बिंग करने के बाद इन्होंने इंस्टेंटली सरेंडर कर दिया एंड फिर इनका ट्रायल चला और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी लगा दी जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद देश में आज़ादी की आग और फैल जाती है। अब हर कोई आज़ादी की मांग कर रहा था। फिर कुछ और मूवमेंट्स हुए, कुछ और रेबल्स हुए एंड फाइनली 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिल ही जाती है।
इन अंग्रेजों से भी और इन कुत्ते पाकिस्तानियों से भी, बिकॉज पाकिस्तान का क्रिएशन भी 14 अगस्त 1947 में हुआ था। सो देखो, कुल मिला के है तो ये हमारी औलाद ही। नाउ मेन थिंग इज, बट दुख की बात तो ये है, जितनी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, उससे ज्यादा कुर्बानियां हमारे इन शोर से छुटकारा पाने में लग गई हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक डेथ्स हुई हैं जब कम्युनिटीज आपस में भिड़ी थी। बट चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। काश मैं भी ऐसा बोल पा, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज आज़ादी के बाद भी हमारा देश गुलाम ही रहा, क्योंकि कांग्रेस ने 54 साल राज किया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ? उस टाइम 1 USD की कीमत 4 रुपये थी और आज 50 रुपये है। हिंदू मुस्लिम वॉर पार्टीशन के पहले भी हो रही थी और हिंदू मुस्लिम वॉर पार्टीशन के बाद भी हो रही है। इनफैक्ट अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, अब तो कश्मीर के भी दंगे दबा के हो रहे हैं। तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा पार्टीशन करने का फ़ायदा क्या हुआ, जब आज भी हमारी वही खून बहने की नौबत आ रही है। भाई कसम से इस पार्टी ने हमारे देश का पूरा नाश कर दिया है और अब भी करने पे तुल रहे हैं। बट क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहा इसके आगे। बट अगर आप तब भी चाहते हो कि मैं कांग्रेस पार्टी के काले चिट्टे खोलूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड मैंने चैप्टर 1 के लास्ट में एक बात बोली थी कि ब्रिटिशर्स आर फार मोर बेटर देन मुगल्स, बिकॉज मुगल्स ने अगर मार काट मचाई और साथ में रेप्स भी किए वुमेन के जानबूझकर, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। इनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस भरी हुई थी एंड इनका मेन काम ही था वुमेन को एक्सप्लॉइट करना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रिटिशर्स ने ये काम नहीं किए हैं, बट इनके मुताबिक बहुत ही कम मात्रा में किए हैं। एंड द सेकंड थिंग, मुगल्स मारते थे धर्म को देखकर, ब्रिटिशर्स धर्म को देखकर नहीं मारते थे कि ये हिंदू है तो इसको मार दो, ये मुस्लिम है तो छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं था, सब मर रहे हैं तो साथ मर रहे हैं। एंड मुगल सिर्फ धर्म देखकर एक्सप्लॉइट करते थे, स्पेशली हिंदू वुमेन को। आई डोंट नो, इतना दर्द देना किसी को इनको अल्लाह के कितना करीब ले जाता होगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। जय श्री राम।